नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है कुदरत का न्याय। देवंती जी की आंखों से आज आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और संतोष जी के पास बैठी वह उनके सिर को सहलाते हुए उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज शायद किस्मत भी उन दोनों से रूठी हुई थी। संतोष जी की सांसें अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और वह बार बार अपनी लड़खड़ाती आवाज में बस एक ही बात बोले जा रहे थे। देवंती, जाने से पहले दो अन्न के दाने मेरे मुंह में डाल दो। बहुत भूख लगी है, ताकि मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूं। देवंती जी ने अपने पति की आंखों में आंसू देखे तो उनका कलेजा भी फूटकर मुंह को आ गया। उन्होंने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहू बेटे ने उनकी एक ना सुनी। देवंती जी ने देखा कि संतोष जी की सांसें उखड़ने लगी थी। वह दौड़कर उनके पास आई और उनके सीने को तेज तेज हाथों से सहलाने लगी। संतोष जी अपनी फिर से लड़खड़ाती आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे थे। देवंती, मेरे बाद अपना ख्याल रखना। मेरा और तुम्हारा सफर बस यही तक का था। पति की बातें सुनकर देवंती जी उनके सीने से लग गई और बोली, आप ऐसी बातें मत बोलिए। आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। देखना, अभी बेटा बहू पार्टी से लौटकर आते ही होंगे। कुछ नहीं होगा आपको। देवंती जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक गहरी सांस के साथ संतोष जी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर जा चुके थे। यह आखिरी बार था जब देवंती जी अपने पति को सीने से लगाकर अपने पति के दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। जब जब देवंती जी परेशान हुआ करती थी तो संतोष जी उन्हें सीने से लगाकर कहते, आज हमारी रानी इतनी परेशान क्यों है? पति के मुंह से इतना सुनते ही देवंती जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी और वह अपनी सारी परेशानियां कब भूल जाती थी उन्हें भी नहीं पता चलता था। यही सोचते सोचते वह अतीत में खोती चली गई। संतोष जी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाया। माँ बाप के मना करने के बाद भी बेटे ने अपनी पसंद से शादी की तो उसकी बीवी हमेशा अपने ही मन की करती और बात बात पर देवंती जी का अपमान कर देती। संतोष जी से अपनी पत्नी का अपमान देखा नहीं जाता और वह अक्सर उदास रहने लगे थे। देवंती जी उन्हें समझाती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर जैसे टूट रहे थे, जिस कारण उन्होंने जल्दी बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन देवंती जी अपनी बहू से बोली, बहू, फिर से इतने गहने? जब कमाई अच्छी हो और अच्छे दिन चल रहे हो तो बुरे दिन के लिए भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब साथ होते हैं अपने, पर बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। और अभी तुम्हारे पापा जी की दवाई गोली का भी खर्चा चल रहा है। देवंती जी ने अपनी बहू रेणुका से कहा। रेणुका तमक कर बोली, बस आपकी तो आदत है नजर लगाने की। बेटा बहू फल फूल रहे हैं, यह देखकर आपके कलेजे में तो सांप लौट रहे होंगे। और मेरे पति के पैसे हैं, मैं अपने पति के पैसों से गहने खरीदूं या हवा में उड़ाऊं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझिए आप, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी।
दोबारा अगर टोका टाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रेणुका अपने कमरे में चली गई। बहू का टका सा जवाब सुनकर देवंती जी अपने कमरे में आ गई। तुम क्यों उसे कुछ कहती हो? जानती तो हो कि क्या जवाब मिलेगा। बार बार अपना अपमान करवाती रहती हो। देवंती जी के पति संतोष जी ने नम आंखों से कहा। देवंती जी इस बात पर मिट्टी डाल अपने कामों में लग जाती है। एक रोज सुबह सुबह रेणुका कहती है, मम्मी जी आज आप रसोई में मत जाना, खाना आज मैं बनाऊंगी। घर पर आज मेहमान आ रहे हैं। देवंती जी भी रेणुका के कहे मुताबिक रसोई में नहीं गई। वैसे रोज वही खाना बनाती थी और उसके बाद अपना और संतोष जी का खाना वह कमरे में लेकर खा लेती थी, क्योंकि रेणुका को उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं था। खैर, दोनों बुजुर्ग पति पत्नी सुबह से खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शाम के 4 बजने को आए थे, लेकिन उनके खाने का कोई अता पता नहीं था। संतोष जी बोले, जाओ जाकर खाना ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। जी, बहू ने हमें बाहर या रसोई में जाने से मना किया है। शायद वह हमारा खाना हमारे कमरे में ही दे जाएगी, पर पता नहीं अभी तक दिया क्यों नहीं। देवंती जी ने कहा, तुम भी बड़ी अजीब बातें करती हो। तुम्हें क्या लगता है बहू हमारा खाना हमारे कमरे में दे जाएगी? इतने दिन हो गए तुम्हें बहू के साथ रहते हुए, तुम्हें यह पता नहीं चला? जिसने शादी के अगले दिन भी हमें एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वह आज हमें खाना क्या देगी? संतोष जी ने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जाकर देख कर आती हूँ। अगर मेहमान चले गए होंगे तो मैं ही जाकर खाना ले आती हूँ। यह सोचते हुए रसोई में जाती हैं और जब वह हर पतीले को खोल खोल कर देखती है तो हर पतीला ही खाली था कि तभी वहां रेणुका आकर कहती है, क्या ढूंढ रही हैं आप? देवंती जी बोली, बहू हमारा खाना कहाँ है? तुम्हारे ससुर जी को बड़ी भूख लगी है, उन्हें दवाइयां भी देनी है। खाना खाना तो सारा खत्म हो गया। रेणुका ने मुस्कुराकर कहा, क्या खाना सारा खत्म हो गया? तो बहू अब हम क्या खाएंगे? देवंती जी ने बेबसी से कहा। रेणुका तमक कर बोली, तो आपसे किसने कहा था कि अपना खाना मत बनाना? और मैं क्या आप लोगों की नौकरानी हूँ जो आपके लिए खाना बनाऊं? और मैं अभी ही पूरी रसोई साफ कर रखी है, इसलिए अब खाना कल सुबह ही बनेगा। देवंती जी बोली, बहू तुमने हमें रसोई में आने से मना किया तो मैं खाना कैसे बनाती? तुम तो हमारे बारे में भी सोचती। तुम्हारे ससुर जी सुबह से भूखे हैं। रेणुका आंखें दिखाकर बोली, मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? क्या मैंने ठेका ले रखा है आपका? और एक दिन आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। आज पानी से काम चला लीजिए। इतना कहकर रेणुका अपने कमरे में चली गई। देवंती जी अब क्या ही करती बेचारी। वह जाकर संतोष जी से कहती हैं, सुनिए जी, आज खाना बचा ही नहीं। इससे पहले देवंती जी अपनी बात खत्म कर पाती, संतोष जी कहते हैं, आज मुझे ज्यादा भूख भी नहीं लगी है। कभी कभी हमारे पेट को भी आराम की जरूरत होती है। चलो जाओ, रसोई से यह जग भर कर ले आओ। कहीं भूख ज्यादा लग गई और नींद खुल गई तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा ना। संतोष जी की इस बात पर देवंती जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पुरानी बात को याद कर रोने लग जाती हैं। जब रवि सिर्फ 10 साल का था तब वह उसे जॉइंडिस हो गया था। सिर्फ उबला खाना ही डॉक्टर ने कहा था खाने को। तो इस पर संतोष जी जब तक रवि पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक इस घर में सभी के लिए उबला खाना ही बनेगा, यह आदेश दिया था ताकि उनके बेटे को ना लगे
कि उसके लिए भी बीमारी वाला खाना बन रहा है और वह बीमार है। पर आज वही बेटा पापा को भूखा रख खुद मजे से दावत उड़ा रहा है। उसके बाद देवंती जी रसोई में जग भरने जाती हैं, तो वह रसोई की खिड़की से देखती हैं कि रेणुका दबे पांव आंगन के दरवाजे को खोल सड़क के किनारे खाना कुत्तों के आगे डाल रही है। देवंती जी समझ गई कि यह खाना हमें नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत्म होने का बहाना बनाया। इस बात से गुस्साई देवंती जी रवि से बात करने की सोच ही रही थी कि तभी देखा पीछे से रवि जाकर रेणुका से बोला, अच्छा हुआ तुमने उन बुढ़े बुढ़िया को खाना नहीं दिया। अब देखना वह खुद परेशान होकर या तो दुनिया से चले जाएंगे या तो फिर इस घर से। सबसे ज्यादा जान छिड़कने वाली बेटे की ऐसी बात सुनकर देवंती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो ऐसा ही चल रहा उसके घर में। आए दिन ही देवंती जी और संतोष जी को भूखा सोना पड़ता, पर जाते कहाँ बेचारे इस उम्र में। संतोष जी यह सब देखकर धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। कई दिनों तक तो बिस्तर पर ही पड़े रहते, पर रवि को 1000 बार कहने पर भी वह इस पर कोई ध्यान नहीं देता। देवंती जी और संतोष जी अभी एक बिना भावना वाले इंसानों की तरह हो गए थे। दोनों बस आपस में अपना सुख दुख बांट लेते और अपना दिन गुजार रहे थे। एक दिन रेणुका ने कहा, मम्मी जी आज शाम हमें दोनों को बाहर जाना है, तो हम खाना बाहर से ही खाकर आएंगे। हमारे पीछे से खबरदार जो रसोई में जाकर कुछ बनाने और खाने की सोची तो। इतना बोलकर रेणुका और रवि दोनों चले जाते हैं, तो देवंती जी तुरंत संतोष जी के पास जाकर कहती हैं, जल्दी बताइए रात के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए। संतोष जी बड़े मन से होकर बोले, देवंती बहुत दिनों से कड़ी चावल खाने का मन कर रहा है, वही बना दो। ठीक है। और जल्दी से देवंती जी रसोई में जाती हैं और कुछ ही देर में कड़ी चावल बनाकर ले आती हैं, जिसे दोनों बड़े चाव से खाते हैं। आज बरसों बाद उन दोनों को कुछ अपने मन का खाने को मिला था। रात को जब रेणुका और रवि घर लौटते हैं, तो रेणुका दौड़कर सबसे पहले रसोई में ही जाकर छानबीन करने लगती है, कहीं उन्होंने कुछ खाना तो नहीं बनाया। वैसे तो देवंती जी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, पर फ्रिज में से दही गायब था। यह बात रेणुका को पता लग गई और वह सीधा देवंती जी और संतोष जी के कमरे में चली गई। वह दोनों गहरी नींद में सोए थे, तो रेणुका ने देवंती जी को एक जोरदार बेलन दे मारा, जिससे चीख के साथ देवंती जी हड़बड़ाकर उठी। तो रेणुका ने कहा, क्यों बुढ़िया, फ्रिज में से दही कहाँ गया? और झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, वरना अगले 1 हफ्ते तक तेरे इस पति को भूखा रख दूंगी। वो बहू, तुम्हारे पापा जी को आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने वही बनाया। देवंती जी ने नम आंखों से कहा। कढ़ी चावल सुनते ही रेणुका रवि को आवाज देती है, देखो इनकी हरकत। एक तरफ इनको डॉक्टर ने चटर पटर खाने को मना किया है, यह भी नहीं सोचते कि बेटे के कितने पैसे इन पर बेवजह के खर्च हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इन दोनों का क्या करूं? देखो रेणुका, मुझसे कुछ मत पूछो। अगर इन्होंने गलती की है तो सजा भी मिलनी ही चाहिए। एक काम करो, इनका कुछ दिनों का खाना बंद कर दो, फिर यह हमारी बात को नजरअंदाज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। रवि ने माता पिता की तरफ आंखें दिखाकर कहा। तो संतोष जी बोले, बेटा तुम हमारे बुढ़ापे में हमें इतना लाचार कर दोगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान थे
कि हम अपने इकलौते बेटे के साथ अपना बुढ़ापा खुशी से बिताएंगे। इस खुशी में मैंने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही है, तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना किया सामने एक दिन जरूर आता है। लगभग 2 दिनों तक ऐसा ही चला। बेचारे देवंती जी और संतोष जी पानी पर ही अपना गुजारा कर रहे थे और सोच रहे थे, शायद भगवान हमें अब अपने पास बुला ले। फिर एक दिन रेणुका देवंती जी से बोली, मम्मी जी, आप लोगों की गलती को मैं माफ कर दूंगी, पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज हमारे घर पर पार्टी है, तो आप दोनों को भर पेट खाना दूंगी, पर उसके लिए आपको और पापा जी को इस घर की अच्छे से पहले सफाई करनी पड़ेगी। देवंती जी बोली, बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? वह कैसे काम करेंगे? उनके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। देवंती जी अगर अकेली होती तो यह भूख बर्दाश्त भी कर लेती, पर उन्हें अच्छे से पता था कि संतोष जी से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए उसने रेणुका की शर्त स्वीकार कर ली। 2 दिन से भूखी देवंती जी कमजोरी भी महसूस कर रही थी, पर खाने के बारे में सोचकर वह पूरे घर की सफाई कर रही थी। इस पर रेणुका उन्हें खाना दे देती और कहती है, पार्टी खत्म होने पर दावत का खाना भी दूंगी। बाहर पार्टी चल रही थी, अंदर दोनों बैठे बस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे जिया नहीं जाता देवंती, बड़ा ऊब गया हूँ अपनी जिंदगी से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काश भगवान मुझे अभी उठा ले। संतोष जी के ऐसा कहते ही देवंती जी कुछ कहती, इतने में बहू उनके कमरे में धमकते हुए आई और बोली, काश, काश पर ही अटके रहिए, मर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? जब जीवन से इतने ही विरक्त हो गए हैं, मर जाइए ना। देवंती जी बोली, बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। रेणुका बोली, इसमें क्या गलत है? वैसे भी तो यह किसी काम के नहीं रहे, इससे अच्छा तो मर ही जाए। इतना कहकर वह वापस चली गई। देवंती जी ने जब पलटकर संतोष जी की तरफ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बहू के इतना कहने पर भी संतोष जी ने एक शब्द नहीं कहा। तब देवंती जी ने संतोष जी को झकझोर कर देखा तो संतोष जी सचमुच मर चुके थे। देवंती जी दौड़कर रोते हुए रवि के पास जाकर कहती हैं, बेटा, तेरे पापा चल बसे। रवि चौंक जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, दिख नहीं रहा मेरे प्रमोशन की पार्टी चल रही है, अभी जाइए आप यहाँ से। देवंती जी रवि का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गई तो उनके अंदर जाते ही रेणुका सभी मेहमानों से कहती है, कुछ नहीं, इनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब है, कभी भी कुछ भी कहती हैं। आप लोग बस पार्टी एंजॉय कीजिए, यह अभी आ जाएंगे। काम पर देवंती जी का साथ देने वाला सच में उनको छोड़कर चला गया। रवि ने संतोष जी को आवाज लगाई, पापा, पापा, पर संतोष जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देवंती जी बोली, बेटा, जरा छूकर देखना, तेरे पापा तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, इन्हें देखकर ही पता लग गया है यह अब नहीं रहे। अभी छूऊंगा तो नहाना पड़ेगा मुझे। आप एक काम करो, यहीं बैठी रहो, एक बार यह पार्टी खत्म हो जाए फिर इनके क्रियाकर्म की व्यवस्था करता हूँ। रवि ने कहा, यह कैसी बातें कर रहा है बेटा? तेरे पापा गुजर गए और तुझे अभी भी पार्टी की पड़ी है। वैसे भी तेरी पार्टी खत्म होते होते रात हो जाएगी,
उसके बाद तू कैसे बंदोबस्त करेगा? देवंती जी ने रोते हुए कहा, आप लोगों के भी अलग ही नौटंकी चलती रहती है। हमारी खुशियां तो अच्छी ही नहीं लगती। अब इतनी अच्छी भारी पार्टी चल रही थी, पर नहीं, आपके सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे। रवि ने गुस्से में कहा, मतलब तू यह कहना चाह रहा है कि तेरे पापा ने तुम लोगों की पार्टी खराब करने के लिए खुद को मार डाला? देवंती जी ने रोते हुए कहा, देखो माँ, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। कहा ना पार्टी खत्म हो जाए, फिर वह भी शमशान पहुंच जाएंगे। यह कहकर रवि उस कमरे से निकलते हुए कुंडी बाहर से लगाकर चला जाता है। देवंती जी चुपचाप इस कमरे में बैठकर संतोष जी से बातें करने लगती हैं। पार्टी खत्म होते काफी देर हो गई और बेटा बहू पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत शहर के लिए निकल गए। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू कमरे में नहीं आए। तो देवंती जी ने पड़ोस की एक अपनी सहेली को फोन किया, तो वह अपने बेटे के साथ घर पहुंची। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो देवंती जी ने देखा कि घर पर बेटे बहू है ही नहीं। उन लोगों ने सारे क्रियाकर्म की तैयारी की और संतोष जी को उठाकर ले जाने लगी। देवंती जी भी चुपचाप यह नजारा देख रही थी। देवंती जी सोच रही थी कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो हमारा अंत ऐसा हो रहा है। बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि कुछ अनजान लोग दे रहे हैं, एक लावारिस लाश की तरह। देवंती जी अपने जीवन से विरक्त संतोष जी के पार्थिव शरीर के साथ ही घर से निकल गई। सब क्रिया कर्म खत्म हो जाने के बाद दोनों वापस घर लौटे तो रवि और रेणुका यह देखकर बहुत खुश हुए। एक के साथ दूसरी भी निकल गई। चलो बला टली। इधर देवंती जी कुछ दिन तो दर दर भटकती रही। फिर एक बच्ची को उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचाया। जिस बच्ची को बचाया वह परिवार काफी रईस था, जिससे उन्हें वहां आया की नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए उस घर की मालकिन को उन्होंने अपनी कहानी बताई। वह बड़ी ही भली औरत थी। उन्होंने देवंती जी को अपने खाने बनाने की कला को ऑनलाइन करना सिखाया और धीरे धीरे देवंती जी और उनकी मालकिन की मेहनत रंग लाने लगी। देखते ही देखते देवंती जी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर गई और आज वह एक अमीर बिजनेस वुमन के रूप में खड़ी हो गई। उधर पिता और माँ के घर से जाते ही मानो रवि को दरिद्रता के दिन शुरू हो गए थे। नौकरी तो चली ही गई, साथ में घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कर्ज इतना हो गया कि कर्जदार आए दिन उन्हें घर से निकलने की धमकी देते। उसी से परेशान होकर रवि ने अपने घर को बेचने की सोच ली थी। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। रवि बोला, चलो बाहर, वह आ गई है। कितनी मुश्किल से हमारे दाम पर कोई खरीदार मिला है। इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अब यही हमारे कर्ज से छुटकारा दिलाएगी। मैंने तो सब सोच लिया है। बैंक का लोन चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे नया बिजनेस शुरू करूंगा। सब सेट है, बस यह घर एक बार बिक जाए। रेणुका बोली, अच्छा हुआ जो यह घर था हमारे पास, जिसे बेचकर अभी कर्ज तो चुका पा रहे हैं, वरना जो यह घर हम मम्मी जी पापा जी से नहीं लेते तो आज हमारा क्या होता। जैसे ही दोनों बाहर आए, गाड़ी से उतरी उस महिला को देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि देवंती जी कभी इस मुकाम तक भी पहुंच सकती हैं। दोनों अभी भी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखे जा रहे थे कि तभी उसे
घर को बिकवाने वाला पांडे जी कहता है, यह देवंती शर्मा, जिनको आपका यह घर बहुत पसंद आया है। देवंती जी बोली, पांडे जी, मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। मुझे कोई घर नहीं खरीदना। तो रवि माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, माफ कर दो हमें, पर इस घर को खरीदने से मना मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो जेल चला जाऊंगा, और रेणुका और आपके पोता पोती वह भी सड़क पर आ जाएंगे। देवंती जी रवि को अपने पांव से दूर झिड़कते हुए बोली, आखिर तुम लोगों ने जो बोया है वही काट रहे हो। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक दिन मैंने भी अपने पति के लिए ऐसे ही तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रही थी, लेकिन तुमने मेरे पति की लाश को घर में छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल गए थे। यहाँ तक कि उनके शरीर को मुखाग्नि भी लावारिसों की तरह लोगों ने दी थी। तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था, तो फिर मैं क्यों तुम लोगों पर तरस खाऊं? ना ही मैं किसी की माँ हूँ, ना ही मैं अब तुम लोगों को जानती हूँ। इतना कहकर देवंती जी अपनी कार में बैठी और वापस चली गई। कुछ दिनों में कर्जदारों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जिनका कर्ज नहीं चुका पाया, उन लोगों ने रवि पर केस किया, जिस कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी। उधर देवंती जी की बहू रेणुका रोटी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देवंती जी के पास पहुंची, लेकिन देवंती जी ने उसे माफ नहीं किया। लेकिन अपने पोता पोती पर तरस खाकर देवंती जी बोली, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो मेरे घर में आया का काम तुम्हें मिल सकता है। मजबूरी में रेणुका को आया का काम करना पड़ा। जो रेणुका सास को कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, आज वह एक आया बनकर उनके घर में उनके सभी काम कर रही थी। देवंती जी ने अपने पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, लेकिन बेटे बहू को कभी माफ नहीं किया। कुछ दिनों बाद रवि जेल से लौटा और माँ से उनके घर में शरण मांगी, लेकिन देवंती जी ने बेटे को घर में रखने से इनकार कर दिया था। समय ने कैसी पलटी मारी, कभी दाने दाने को मोहताज रहती थी रेणुका, देवंती जी को आज इस देवंती जी के टुकड़ों पर वह पल रही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि देवंती जी ने सही किया या गलत। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाइप जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।